हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने अल्लाह के फजल और करम से बायो का पहला चैप्टर फर्स्ट ईयर के न्यू टेक्स्ट का कवर कर लिया, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से किया हमने। और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर की बायो का सेकंड चैप्टर, दैट इज द एंजाइम, ठीक है। चैप्टर छोटा सा है बट कॉन्सेप्ट बहुत हैं। और मेरा मेन मकसद ही आप सबको कॉन्सेप्ट देना है और बहुत ही हम इंजॉय करने वाले हैं चैप्टर को, ठीक है। सो हेयर आई एम योर पैरासाइट, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल मायरा। आपका और हमारा, हम सबका प्यारा सा हैंडसम सा चैनल पैरासाइट्स एरा, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे एंजाइम से। एंजाइम का इंट्रो पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, हमारी बॉडी में जो होती है ना, मतलब हमारी जो लाइफ है, ठीक है, हमारी लाइफ हो या फिर मतलब जो लाइफ है, ठीक है, चाहे फिर उसमें इंसेक्ट्स एनिमल्स हो, बायो में बोलता हूँ जब हम लाइफ का आ जाए ना, तो इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बहुत छोटा सा कॉकरोच ही क्यों ना, या फिर वो इतना ही छोटा क्यों ना हो कि हमें दिखे भी ना, ठीक है, तो हम उन सब की बात कर रहे होते हैं। और ये हमारा मतलब जस्ट मैं आपका ध्यान देने के लिए होता है। सो लाइफ लाइफ इज द नेम ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, राइट। लाइफ क्या है? लाइफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का नाम है, ठीक है। और विदाउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइफ इज इम्पॉसिबल। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बगैर आपकी लाइफ जो है ना पॉसिबल नहीं है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन सी हो सकती है? चाहे आपका रेस्पिरेशन हो, ठीक है, आपकी डाइजेशन हो, आपकी एक्सक्रीशन हो, आपकी ब्लड सर्कुलेशन हो, दीज ऑल आर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हम किसे बोलते हैं? या मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म वर्ड यूज करते हैं हम, तो ये किसे बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हमारी बॉडी में जो सारे रिएक्शंस हो रहे हैं ना, सारे रिएक्शंस, ऑल रिएक्शंस, अगर उनको हमने वन वर्ड में लिखा तो दैट इज अ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उनको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो हमारी बॉडी में एक बात याद रख लेना, हमारी बॉडी में यानी कि लाइफ में जो भी रिएक्शंस होंगे वो हमेशा दो किस्म के होंगे, ठीक है। या तो चीज़ें बनेंगी या फिर चीज़ें टूटेंगी, ठीक है। या तो चीज़ों की क्या होगी? ब्रेकडाउन, या फिर चीज़ों की क्या होगी? फॉर्मेशन। मतलब मेटाबॉलिज्म सारे रिएक्शंस को मिला करके हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मैं यूं बोलूं कि वो मेटाबॉलिज्म दो ही किस्म का होगा। हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन होंगे वो सिर्फ दो किस्म के होंगे, या चीज़ें आपकी बनेगी या फिर चीज़ें आपकी टूटेगी। तो उस ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं केटाबॉलिज्म, ठीक है। ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं बायो में? केटाबॉलिज्म। और फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। मतलब मैं ये बोलूं कि आपके दो टाइप्स हैं किसके? मेटाबॉलिज्म के, दैट इज केटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म मींस के आपके जो ब्रेकडाउन वाले रिएक्शंस होंगे उनको आप क्या नाम दोगे? कैटाबॉलिज्म। और आपके जो फॉर्मेशन वाले रिएक्शंस होंगे आप उनको क्या नाम दोगे? दैट इज एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो बगैर आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के आपका जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है। बट ये होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपके रिएक्शंस बहुत ही स्लो होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही स्लो होते हैं। तो उनको ना स्पीड अप करने की नीड होती है। लाइक आप अगर हम लाइफ को छोड़ के बाहर एग्जाम्पल दें, हमारे लेबोरेटरीज में भी क्या होता है, जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। तो फिर हम उनको स्पीड अप करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपने पढ़ा होगा, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। रिएक्शन को क्या करते हैं? आपके स्पीड अप करते हैं, ठीक है। मतलब कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस व्हिच स्पीड अप योर रिएक्शन, ठीक है। आपका रिएक्शन जो होता है, मतलब आपकी बॉडी में या फिर आप जो काम कर रहे हो उस रिएक्शन को जो है ना स्पीड अप करते हैं कैटलिस्ट। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी में जो है ना मेटाबॉलिक रिएक्शन में होते हैं, उनको कैटेलाइज करने वाले होते हैं कौन से? उनको मेटाबॉलाइज करने वाले होते हैं एंजाइम। कौन होते हैं? एंजाइम। अब एंजाइम को कैसे डिफाइन किया जाता है कि एंजाइम्स आर अ बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या है? बायो कैटलिस्ट। अब आपको पता है एंजाइम कैटलिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, ठीक है। और बायो मीन्स के लाइफ, मतलब आपके वो कैटलिस्ट जो आपको लाइफ में मिले, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहें और वो आपके रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं, दीज आर नोन एज एंजाइम। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। बायो की बोलते हैं कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं हमें। कैटलिस्ट का काम आपको पता है, हमने पहले ही पढ़ लिया, वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो एंजाइम की डेफिनेशन क्या होगी? दीज आर द बायोकैटलिस्ट व्हिच स्पीड अप द रिएक्शन। जो आपके रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं तो उनको हम बोलते हैं एंजाइम, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे छोटा इंट्रो है हमारा कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, विदाउट एक्टिविटीज ऑफ सेल। और ये आपका डिपेंड करता है कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स पे, लाइक एंजाइम। और अगर एंजाइम ना होगा तो आपका सेल एक
मतलब स्टेडी रेस वाली स्टेट में होगा, ठीक है ना। कोई जाहिर सी बात है कोई रिएक्शन आपके हो नहीं रहे होंगे, सीज हो जाएगी मूवमेंट वगैरह। तो इसमें क्या होते हैं, आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमने कहा, जिनको एनाबोलिज्म या फिर क्लीवेज होता है, टूटते हैं, ठीक है, जिसको हमने बोला कैटाबोलिज्म, ठीक है, एनाबोलिज्म या फिर कैटाबोलिज्म होता है। एनर्जी आपकी या तो यूटिलाइज होती है या फिर रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। जाहिर सी बात जब आपकी फार्मेशन होती है ना, याद रखना, जब फार्मेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, और जब आपकी ब्रेक डाउन होगी तो एनर्जी क्या होगी, यूटिलाइज होगी, ये याद रखना, ठीक। ये रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, तो इनको हमें लाइफ प्रोसेस के लिए हमें इनको जो है ना स्पीड अप करना पड़ता है, हायर रेट से होने होते हैं, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप बायो कैटलिस्ट की बात करो, और वो बायो कैटलिस्ट कौन से हैं, आपके एंजाइम, ठीक है। हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एंजाइम की टर्मिनोलॉजी की, किसकी, एंजाइम की टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब एंजाइम ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो इन इन से क्या मतलब है, इन, ठीक है, और जाइम शोज यीस्ट, जाइम शोज यीस्ट, ठीक है। एंजाइम आपका ग्रीक वर्ड है, इन मीन्स के इन और जाइम मीन्स के यस, यीस्ट, ओके। हम ब्रीफ में एंजाइम को डिस्कस कर लेते हैं, इसकी बात है, ठीक है, फिर वहां से हम रीड कर लेंगे। अब एंजाइम क्या होता है, एंजाइम इज प्रोटीनियस इन नेचर, एंजाइम क्या है आपका, प्रोटीनियस इन नेचर है, ठीक है। नॉट ऑल एंजाइम बट मोस्टली, ठीक है, मोस्टली आपके एंजाइम, पहले ये कंसीडर किया जाता था कि आपके ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, ठीक है, आपके सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीनियस इन नेचर है, बट ऐसा नहीं है, मोस्टली आपके एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन भी कौन सी, हमने प्रोटीन्स के टाइप पढ़े थे, आपको याद होंगे, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये एंजाइम्स कौन से होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन के, कौन से वाले होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन वाले। और ये पूछा जाता है एमसीक्यू, ठीक है। और ग्लोबुलर प्रोटीन का हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट। मैं जो बोलता हूँ ना कि ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो मैं ऐसे ही नहीं बोलता, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, आपको ना प्रैक्टिस में भी मिल जाएंगे और टेस्टिंग के पास पेपर्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो एंजाइम्स सब ये क्या है, मोस्टली प्रोटीनियस इन नेचर है, और वो भी कौन सी, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब आपको याद होगा जिसने बायोलॉजी मॉलिक्यूल के प्रोटीन वाली जो है ना वीडियो वीडियो लेक्चर ली है, तो उसमें मैंने आपको बताया था, वहाँ पे टॉपिक नहीं था बट हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, उसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी, ठीक है। अगर वैसे बात करें तो एंजाइम में कौन सी जो है ना वो क्लासिफिकेशन होती है, कौन सी शेप वाली होती है, ये भी क्वेश्चन आप बहुत जगह देखोगे, तो वो कौन सी होती है, टर्शरी, वो कौन सी होती है, टर्शरी, वो कौन सी होती है, ठीक है। उसमें भी टर्शरी, ये बात आपको याद करनी है। और एंजाइम की जो शेप होती है इससे 3D, एंजाइम की शेप कौन सी होती है, 3D, 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है। ओके, तो हम आगे देखते हैं। अच्छा, एंजाइम को एंजाइम नाम किसने दिया था, इससे फ्रेडरिच विल्हेम कोहनी, ठीक है, विल्हेम, ठीक है। यहाँ पे KUHN लिखा है, कोहन, बट इसमें ये जो होता है विल्हेम कोहनी, कब दिया था, 1878 में ये इसने एंजाइम को एंजाइम नाम दिया था, ठीक है। अब हमने यहाँ कहा कि एंजाइम्स आपके प्रोटीनस इन नेचर होते हैं, बट नॉट सब, बल्कि मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर। अब एक बार क्या होता है, दो साइंटिस्ट होते हैं, थॉमस केज, पहले ये कंसीडर किया जाता था ऑल एंजाइम्स, ठीक है, अब मोस्टली बोलते हैं, एंड अल्टन सिडनी, ठीक है, थॉमस केज एंड अल्टन सिडनी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा सब्सटेंस डिस्कवर किया, ठीक है, जो एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा था बट प्रोटीन नहीं था। पहले कहा जाता जो आपके प्रोटीन से, दीज आर द एंजाइम्स, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, सॉरी, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऐसा कंसीडर किया जाता है। आपके सारे एंजाइम्स प्रोटीनियस इन नेचर है, ये कंसीडर किया जाता था। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस नेचर। बट थॉमस केच और अल्टन सिडनी ने इसको गलत साबित किया। थॉमस केच और अल्टन सिडनी ने, ठीक है, आरएनए से, या यूं बोलो कि न्यूक्लिक एसिड से एक ऐसा सब्सटेंस डिस्कवर किया जो प्रोटीनियस इन नेचर नहीं था, बट फिर भी वो एंजाइम की तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। उसका नाम क्या था, उसका नाम था, जो सब्सटेंस यानी कि जो एंजाइम इसने डिस्कवर किया, दैट वाज द राइबोजाइम। वो क्या है आपका, राइबोजाइम है, ठीक है। तो मिटा ही देते हैं पूरा, थॉमस केच एंड अल्टन
सिडनी। तो थॉमस केच और अल्टन सिडी ने आरएनए में से एक सब्सटेंस डिस्कवर किया जिसको हम बोलते हैं, जो एंजाइम की तरह था बट प्रोटीन नेचर नहीं था, दैट इज द राइबोसोम। दैट इज द राइबोसोम। अब ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करता था? जाहिर है ये आपकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है वो आपके ये फंक्शन परफॉर्म करता है राइबोसोम। ठीक है, यहाँ पे देखें कि 1980s में थॉमस केच और अल्टन सिडनी ने हमें एक ऐसा सब्सटेंस किया था राइबोसोम जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रिएक्शंस में इन्वॉल्व था, बट इट इज नॉट एंजाइम। तो यहाँ से हमने बोला कि मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीनियस नेचर, बट सारे के सारे एंजाइम्स आपके प्रोटीनियस इन नेचर नहीं होते। ठीक है, आपको यहाँ से क्लियर होगा। पिछले बुक में एक टॉपिक होती थी कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम, इन्होंने इंट्रो में लिख लिए, तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट जो प्रोटोप्लाज्म में बनते हैं। ठीक है, ये भी एमसीक्यू आपको कहीं ना कहीं, बल्कि मैंने देखा है, ठीक है, सॉल्व किया हुआ है, हमारी आंखों के सामने से होते हैं एमसीक्यू हमारी बुक लाइन्स में, बट वो हमें पता नहीं चलते, इसलिए मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये भी एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू है। ठीक है, तो एंजाइम्स आपको कहाँ मिलेंगे? प्रोटोप्लाज्म में बनते हैं, ये याद रख लेना। जो लेक्चर सही सुन रहा है मैं बता रहा हूँ, और जो मेरी बातों को सीरियस लेके याद कर रहा है उसको बहुत हेल्प होने वाली है आगे, जब आप चाहे बुक रीडिंग करो, चाहे आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज करो, चाहे आप पास पेपर्स करो, आपको मेरा लेक्चर याद आएगा कि सर ने यहाँ बताया था, ये तो एज इट इज यहाँ पे। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीनियस नेचर, ये भी बात हमने कर ली। और ये कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोबुलर प्रोटीन, ये मैंने आपको इंट्रो में बता दिया, और इनका वेट भी जो होता है वो हाई होता है। ये तो हमने ग्लोबुलर को पूरा हमने प्रोटीन वाले टॉपिक में पढ़ लिया था। अच्छा, दे आर आइदर, यहाँ तो हमने कहा ना ये तो जो है ना मतलब सारे प्रोटीन के नहीं होते, तो यहाँ तो ये सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ आपके प्रोटीन के साथ साथ इनमें एक दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ठीक है, प्रोटीन के साथ साथ दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो प्रोटीन वाले कौन से हैं? अमाइलेज एंड पेप्सिन। ठीक है, अमाइलेज और पेप्सिन ये टोटली प्रोटीन के बने होते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। और आपके नॉन प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे एक एंजाइम का नाम दिया हुआ है एसिटाइल कोएंजाइम। नाम पूरा नाम क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम, तो वो आपका क्या है? प्रोटीन और प्लस नॉन प्रोटीन की कॉम्बिनेशन है। ओके, आगे चलें कि एंजाइम एक्ट इन सेल वेयर दे हैव प्रोड्यूस कार्ड एंडोएंजाइम। ठीक है, अब इस बात को गौर से देखिएगा। अब आपका ये एक सेल है, या आपका ये दूसरा सेल है। ठीक है, कंसीडर करो यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियस वगैरह होता है, आपको पता है, ये आपका एंजाइम क्या है? एंजाइम। अब एंजाइम यहाँ सेल के अंदर बना, प्रोटोप्लाज्म में बना, और फिर वो यहीं पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? एंडो एंजाइम। क्या बोलते हैं हम? एंडो एंजाइम। ठीक है, या फिर दूसरा नाम हम इसको क्या देते हैं? इट इज द इंट्रासेल्युलर एंजाइम। क्या बोलते हैं हम? इंट्रासेल्युलर एंजाइम। ठीक है, मतलब वो एंजाइम जो जहाँ प्रोड्यूस हुआ और वहीं पे फंक्शन परफॉर्म कराया था, दैट इज नोन एज एंडो और इंट्रासेल्युलर एंजाइम। अगर ये एंजाइम यहाँ पे बना और फिर वो सेल के बाहर जाके अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सो एंजाइम। क्या बोलते हैं? एक्सो एंजाइम, या फिर हम इसको दूसरा नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम। ठीक है, तो एंडो एंजाइम, इंट्रासेल्युलर और एक्सो एंजाइम, मतलब जो आपका एंजाइम जहाँ बना वहीं पे फंक्शन परफॉर्म करे, दैट इज नोन एज एंडो और इंट्रासेल्युलर एंजाइम। और अगर वो वहां से निकल के बाहर फंक्शन परफॉर्म कराए, दैट इज नोन एज एक्सो और एक्स्ट्रासेल्युलर एंजाइम। ठीक है, ये तो सिंपल था, बट एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे होती है। अब सपोज ये आपका सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है। अब एक एंजाइम यहाँ से बना, ठीक है, मतलब इनसाइड, और ये यहाँ से निकल कर ये एंजाइम यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कराए, कहाँ? अंदर, दूसरे सेल के अंदर। ठीक है, ये आपका दूसरा एक सेल है, ये दूसरा सेल है। ठीक है, मतलब यहाँ बना, यहाँ से निकल कर बाहर नहीं, उसी सेल के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एंडो और एक्सो। तो आप इसको कहोगे एक्सो एंजाइम। क्या कहोगे? एक्सो एंजाइम। चाहे भले एक्सो या फिर एक्स्ट्रा सेल्युलर, चाहे भले वो एक एंजाइम से, ठीक है, निकलकर दूसरे एंजाइम के अंदर ही फंक्शन परफॉर्म करो, बट वो जहां प्रोड्यूस हुआ वहां से बाहर निकला एक्सो, चाहे फिर वो अंदर फंक्शन परफॉर्म करे या फिर बाहर फंक्शन परफॉर्म करे, बट जहां बना वहां से निकल कर फिर वो दूसरे सेल के अंदर परफॉर्म करे या बाहर। ठीक है, बट जहां बना वहां परफॉर्म नहीं करा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, आप आप समझ गए होंगे। मतलब भले वो आपका किसी सेल के अंदर जाके परफॉर्म करो तो करे, बट वो अपने सेल से बाहर आ गया तो इट्स एक्सो।
तो इसमें यही है, ठीक है। इंडोर एक्सो का है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। दे आर स्पेसिफिक नेचर एंड फंक्शन, इनकी नेचर स्पेसिफिक होती है और फंक्शन भी स्पेसिफिक होता है। अब कैसे, जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल देखा पेप्सिन का, जो प्रोटीन, अब पेप्सिन का काम है सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा? सिर्फ प्रोटीन को, ठीक है। तो अब ये पेप्सिन स्पेसिफिक है, ये सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा ये जाकर लिपिड को डाइजेस्ट करे या फिर कार्बोहाइड्रेट करेगा, ऐसा नहीं होगा। फॉर सपोज हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा अमाइलेज का, किसका? अमाइलेज का। अब अमाइलेज सिर्फ आप किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को, या मैं बोलूँ कार्बोहाइड्रेट को। तो अमाइलेज सिर्फ किसके साथ क्षतिकरण करेगा? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के साथ, वो लिपिड प्रोटीन के पास नहीं जाएगा। मतलब उसका फंक्शन और नेचर दोनों स्पेसिफिक हैं, एक खास किस्म की नेचर, एक खास किस्म का फंक्शन है। अब फॉर सपोज लिपेज है, अब लिपेज क्या करेगा? सिर्फ लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, उसका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं जाए, ठीक है। तो ऐसे इन सेंस हम बोलते हैं स्पेसिफिक नेचर एंड फंक्शन, और इन प्रॉपर्टीज आगे भी आप देखोगे, ठीक है। ओके, अच्छा, दे हैव पर्टिकुलर साइज टू रिएक्ट विद सबस्ट्रेट, दी साइज आर कॉल्ड एक्टिव साइट। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट। ये वैसे भी हम आगे बहुत मतलब यूज होंगे, तो हम इनका यहीं पे जो है ना डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट, और एंजाइम कैसा होता है, या फिर सबस्ट्रेट हम किसको कहते हैं। अब फॉर सपोज कंसीडर ये आपका जो है, ये आपका एंजाइम है, ये आपका क्या है? एंजाइम, ठीक है। और ये आपका जो है दूसरा एंजाइम है, ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, ठीक। और ये आपका सबस्ट्रेट, ठीक है। आप पहले एक एंजाइम को देखो, तो रिएक्शन तब भी होता है जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, हम उसको बोलते हैं रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये सबस्ट्रेट है, ये आपका एंजाइम है, और ये आपका सबस्ट्रेट है। तो इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूं मैं कि दो सब्सटेंस, ठीक है, दो सब्सटेंस, आपकी ये वाली जो जगह है ना, ये इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं हम? एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। इन दोनों को आप लिंक करके डिफाइन करते हैं, मेरे अल्फाज पे गौर देना, ठीक है। वो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस आपके जो आकर एक्टिव साइट पे अटैच हो, ठीक है। दो सब्सटेंस कुछ अटैच एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट पे आकर अटैच हो, उनको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। वो सब्सटेंस, सब्सटेंस बोल रहा हूँ पहले, वो सब्सटेंस या फिर रिएक्टेंट बोलो, वो रिएक्टेंट जो आपके आकर एक्टिव साइट पर अटैच है, ठीक है, एक्टिव साइट पर अटैच हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। मैंने कहा ना लिंक करके डिफाइन करते हैं। अब देखना हम जो है एक्टिव साइट को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट आपकी वो जगह, ठीक है, एक्टिव साइट आपकी क्या है? एक्टिव साइट आपकी वो जगह जहां पे, ठीक है, एक्टिव साइट आपकी वो जगह जहां पे सबस्ट्रेट आके अटैच हो। द साइड, द एरिया, द रीजन, ठीक है, वो जगह, वो एरिया, वो रीजन जहां पे आपका सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट अटैचेस, द साइड वेयर द सबस्ट्रेट अटैचेस कॉल्ड एक्टिव साइट। जहां पे सबस्ट्रेट अटैच हो वो एक्टिव साइट है, समझ रहे हो? वो सबस्टेंस जो एक्टिव साइट पे अटैच हो, तो उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट, लिंक करके डिफाइन करें। और वो जगह जहां पर सबस्ट्रेट आके अटैच हो, दैट इज नोन एज द एक्टिव साइट। होप्स आप समझ गए होंगे, वरना मैं लिखूं और आपको फर्क जो है ना समझ में आए, ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। हम लिखते हैं दो सब्सटेंस which attach active site are called substrate. The site where substrate attached is called active site. चलो ऐसे ही है, रेट ज़्यादा होगा।
ये बहुत छोटा हो गया, आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा, पर क्या करें, देखें आप इसको। ओ माय गॉड, ठीक है, दो सब्सटेंस, अच्छा कोई बात नहीं, देख लें आप यहाँ। दो सब्सटेंस विच अटैच एट द एक्टिव साइड, ये ऊपर लिखा हुआ है, इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। मतलब जो जहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, एक्टिव साइड पे जो सब्सटेंस जो रिएक्टेंट आगे अटैच है उसको हम बोलते हैं सबस्टेंस, और वो जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच है उसको बोलते हैं एक्टिव साइड। ठीक है, उसको आपको समझ आ गया होगा, ये अब जाएगा भी नहीं ऐसे। अच्छा आप इसको इग्नोर करें, पता नहीं क्या हो गया। ओके ली छोड़े। अच्छा जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि मतलब आपने यहाँ पे देखा कि एंजाइम की जो साइज है वो सबस्ट्रेट से ज़्यादा है। ठीक है, तो दे आर स्पेसिफिक नेचर मच ग्रेटर इन साइज देन द सबस्ट्रेट, और दे हैव पर्टिकुलर साइट टू रिएक्ट। ठीक है, जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। अच्छा हमने कहा कि एंजाइम जो है रिएक्शन को क्या करता है, आपका एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ठीक है, एंजाइम क्या करता है, आपके रिएक्शन को स्पीड अप करता है। अब कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो आपके एंजाइम की एक्टिविटी को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को स्पीड अप करते हैं। मतलब वो सब्सटेंस, एंजाइम का खुद का काम है रिएक्शन को स्पीड अप करना। ठीक है, बट वो सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को भी स्पीड अप करें हम उनको बोलते हैं एक्टिवेटर्स। हम उनको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर्स। ठीक है, ये मोस्टली क्या होते हैं, आपके मेटल आयंस होते हैं। क्या होते हैं, मेटल आयंस, ये याद रखना, हम आगे भी यूज करेंगे इसको। ठीक है, so enzyme activity can be increased by certain ions or salt called the activators like manganese है, magnesium है, chlorine है, etc. ठीक है, ये वो हैं जिनके वजह से आप एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। अब सिमिलर जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव लोग होते हैं वहाँ पे नेगेटिव लोग भी होते हैं। तो जहाँ आप एंजाइम की एक्टिविटी को स्पीड अप कर सकते हो वहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं इनहिबिटर। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब इनहिबिट, जो रोके आपकी एक्टिविटी को क्या करे, रोके। ठीक है, वो आपके कौन से होते हैं, इनहिबिटर। और वो कौन से हैं, आपकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर। ठीक है, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर, ये सारे हम जो है ना फैक्टर्स थे, इसमें हम पूरी पूरी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अच्छा एंजाइम की एक बहुत ही अनोखी प्रॉपर्टी होती है कि वो काम करते हैं बट वो कभी यूज नहीं होते, कभी यूज नहीं होते। कभी मतलब कैसे, रिएक्शन की तीन स्टेज होती है ना आपका वो स्टार्ट में यूज होंगे, ठीक है, ना रिएक्शन खत्म होने पे यूज होंगे, ना रिएक्शन शुरू होने से पहले, ना रिएक्शन खत्म होने के बाद, ना फिर ड्यूरिंग। ठीक है, कहीं पे भी आपको एंजाइम यूज होता हुआ नजर नहीं आएगा। उसकी यूज होगा मतलब, यूज का मतलब ये है ना, एक चीज हम यूज करते हैं वो खत्म हो जाती है, ऐसे वो डिस्ट्रॉय या फिर वो खत्म नहीं होगा, फिर वही आकर फिर वही दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब यूज से मतलब ये नहीं लेना कि मतलब वो काम नहीं करे, काम करेगा। जैसे हम बोलते हैं ना ये चीज यूज हो गई, इन सेंस में वो यूज नहीं होगा, मतलब वो जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। ठीक है, डेरिमेंट केमिकली अनचेंज रहेगा जैसा पहले था ड्यूरिंग आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, तो ये डिटेल्ड इंट्रो था। आगे चलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम पर। और ये कैसे हटेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। सो एंजाइम्स आर थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। एवरी एंजाइम रिएक्ट विद स्पेसिफिक सब्सटेंस कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, उनका एक स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है, स्पेसिफिक नेचर। अब स्पेसिफिक कैसे, मैंने अगर आपको याद होगा तो मैंने दो शब्द बनाए थे, लाइक आपका ये एक एंजाइम है, ठीक है, और आपका ये दूसरा एंजाइम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है आपका ये वाला, और एक आपका सबस्ट्रेट है ये वाला। अब ऐसा तो नहीं होगा ना ये सबस्ट्रेट आके यहाँ अटैच और ये आके यहाँ पे अटैच हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यही सबस्ट्रेट आके यहाँ पे अटैच हो सकता है और यही आपका सबस्ट्रेट है जो यहाँ पे अटैच हो सकता है। तो इससे मतलब हो रहा है कि स्पेशल जो है ना, रिएक्ट होता है स्पेशल सबस्ट्रेट, हर एंजाइम का अपना स्पेशल सबस्ट्रेट होता है। यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। अब एक्टिव साइट के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखा दी। अच्छा इसको डिफाइन ऐसे करता है, स्पेशल चार्ज्ड प्लेस, ये एमसीक्यू आता है आपका। वो कौन सा ना, मतलब एंजाइम ऐसे बोलता है कौन सा पार्ट है, कौन सी जगह है जो चार्ज है,
ठीक है, अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है, तो आप उसको क्या बोलते हो, मतलब वो कौन से एमसीक्यू ऑप्शन होते हैं, वो आपको एक्टिव साइट है। अब एक्टिव साइट आपकी चार्ज अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। अब एक सवाल बताए कितने अमाइनो एसिड की बनी होती है, तो वो 2 से 3 अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। ठीक है, इसमें वेरिएशन भी होती है, तो आप कुछ बुक्स क्या लिखते हैं, कुछ बुक्स क्या लिखते हैं। एक्टिव साइट कितनी, हमें जो सर ने पढ़ा था वो 2 से 3 अमाइनो एसिड्स है। एक्टिव साइट किसकी बनी होती है, 2 से 3 अमाइनो एसिड्स की। ठीक, ये एमसीक्यू आएगा, आ सकता है, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको मिलेगा, आता है। ठीक है, तो आप ये चार्ज। अब देखो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ एक लेक्चर में जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट बुक से पढ़ी। ठीक है, भले हम फर्स्ट ईयर के इसके भी पढ़ रहे हैं, उसका मकसद है आपको मैं बुक लाइन समझा सकते हैं, बट मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ उससे रिलेटेड कि ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा आ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो 2 से 3 अमाइनो एसिड का आपकी एक्टिव साइट बनी होती है। एक्टिव साइट वो जगह होती है जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट आके फिट होता है कॉम्प्लीमेंट्री शेप टू द एक्टिव साइट। अब इसका मतलब यही है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, जैसा आपका सबस्ट्रेट होगा वैसी एक्टिव साइट की शेप होगी, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अमाइनो एसिड की बनी होती है। ठीक है, और these amino acids which form peptide closer and structure to coil and fold within a globular symmetry। ठीक है, ग्लोबुलर का हमें बताया ग्लोबुलर प्रोटीन है, अमाइनो एसिड बनी तो कितने अमाइनो एसिड, अगेन एवरीथिंग 2 से 3 अमाइनो एसिड। अच्छा, अब एक्टिव साइड के दो जो है ना, आप बोलो कि रीजन हैं, एक बाइंडिंग साइड और कैटालिटिक साइड। कैटालिटिक वर्ड यूज होता है जब आपका कोई चीज आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट है, उसको हम बोलते हैं कैटालाइज, कि भाई ये कैटालाइज हो गया। तो सिंपली वर्ड से ही जाहिर है कि बाइंडिंग साइड वो साइड है, ठीक है, जहां पे आपका सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ, ये आपकी क्या है भाई, ये आपकी बाइंडिंग साइड है। ठीक है, बाइंडिंग साइड क्या करेगी, सिंपली आपको एक्टिव साइड के साथ टेम्पररी बॉन्ड बनाएगी जिससे सबस्ट्रेट अटैच होगा। और कैटालिटिक साइड क्या करी, आपके इसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, ये आपकी कैटालिटिक साइड है। हम देखते हैं इससे आगे क्या लिखा हुआ है। तो बाइंडिंग साइड रीजन वेयर अमाइनो एसिड्स मेक टेम्पररी बॉन्ड्स, मैंने आपको बता दिया सबस्ट्रेट साइड, और अदर साइड्स में सम अमाइनो एसिड रेफर कैटालिटिक एक्टिविटी, और वो कैटालिटिक एक्टिविटी यही होती है जब आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो यहाँ पर नहीं है, होता क्या है दरअसल, दरअसल ये होता है आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलता है, आपका बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या हुई आपकी बाइंडिंग साइड, फिर आपका ये कन्वर्ट होता है किसमें, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। किसमें, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन में आया, यहाँ पे आई आपकी, यहाँ तक आपकी कौन सी थी, बाइंडिंग साइड, और यहाँ पे आपकी क्या है, कैटालिटिक साइड। ठीक है, अब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में फिर आगे क्या बनेगा, फिर आगे एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। ये पूरा मैकेनिज्म है रिएक्शन जैसे होता है। स्टिल देखो एंजाइम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे यूज हुआ था, रिएक्शन के बाद भी वैसा है, ड्यूरिंग रिएक्शन भी वैसा ही है। ठीक है, तो ये मतलब सारी कहानी एक जो है ना डायग्राम। अब थोड़ा ये स्ट्रक्चरल पार्ट हम देखते हैं एंजाइम्स का। वीडियो बड़ी होगी बट सारी बेसिक बातें हम यहाँ कवर कर लें तो आगे मतलब हमें मुश्किल नहीं होगी पढ़ने में। इनमें से बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हमने पहले कहते थे एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कम्प्लीटली आपकी प्रोटीन के बने होते हैं, हमने पहले बात करी कम्प्लीटली, और कुछ होते हैं आपके उनके साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो ऐसे देखिए आप, ठीक है, कोई एंजाइम होता है जो कम्प्लीटली प्रोटीन का बना होता है, कोई होता है जिसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन जो एंजाइम में हो तो उसको हम मिलाकर बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है, या फिर हम इसको दूसरा नाम देते हैं होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं हम, होलो एंजाइम, जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट हो। और होलो एंजाइम के बगैर आपकी एक्टिविटी जो है, मतलब जो एंजाइम का फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ये बात याद रख लेना कि होलो एंजाइम नेसेसरी पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो इनको हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और नॉन प्रोटीन को मिलाकर हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड या फिर होलो एंजाइम। तो आपका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, एक एंजाइम है, ऐसे ले लो, ठीक है, फॉर सपोज ये आपका एंजाइम है। ठीक है, अब इसका ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये नॉन प्रोटीन है, ये क्या है आपका नॉन प्रोटीन है, और ये रेड वाला आपका क्या है, प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन का जो बना हुआ है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम या फिर कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ठीक है, आगे देखते हैं हम।
तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका नॉन प्रोटीन वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। ठीक है। कोफैक्टर का काम क्या होता है? इन सबका काम होता है अटैचमेंट कराना सबस्ट्रेट और एक सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट पर। ठीक है। उसके बाद कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करना। अब ये बात आती है कि कोफैक्टर, ठीक है, अब ये बात आती है कोफैक्टर आपका मे बी ऑर्गेनिक और इट मे बी इनऑर्गेनिक। ठीक है। कोफैक्टर आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है। कोफैक्टर कौन सा है? आपका नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। अब उस कोफैक्टर के दो पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है। और ये नहीं मैं चाह रहा। ओके, अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में आपकी क्या आ जाती है? मेटल आयंस आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? आपकी मेटल आयंस। अब आपको याद होगा मेटल आयंस का मैंने आपको कहा याद रखना, हम इसका आगे जिक्र करेंगे। मेटल आयंस कौन सी थी? मेटल आयंस वो थी जो आपके एंजाइम की एक्टिविटी को भी इंक्रीज कर रही थी, स्पीड अप कर रही थी। तो इनऑर्गेनिक, अब आप ऐसे बोलोगे अगर कोफैक्टर आपका इनऑर्गेनिक है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं एक्टिवेटर्स। क्या बोलते हैं हम उसको? एक्टिवेटर्स। ठीक है। एक्टिवेटर्स का दूसरा नाम है, या कोफैक्टर का दूसरा नाम कुछ बुक्स पुरानी लिखती थी मेटल आयन एक्टिवेटर्स। क्या बोलते थे हम? मेटल आयन एक्टिवेटर। कहीं पाए तो आप कर सकते हो। ठीक है। बट उसको क्लासीफाई करोगे इनऑर्गेनिक में तो वो आपके, देखो इनऑर्गेनिक में यही तो बोलते हैं मेटल आयंस होते हैं जो उनकी स्पीड को एक्टिविटी कर उनकी एक्टिविटी को स्पीड अप करते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एक्टिवेटर्स। तो वो कोफैक्टर आपके क्या हो गए? मेटल आयन एक्टिवेटर्स। ठीक है। तो ये बोला मैं भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, बट अगर आपका इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है तो वो मेटेलिक आयंस होंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर डिटेचेबल। ये क्या है? डिटेचेबल मतलब वो अटैच होने के बाद फिर डीअटैच हो जाएंगे, फिर निकल सकते हैं। ये बात याद रखना, कोफैक्टर आर डिटेचेबल इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, और उनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटर्स बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो द गेट अटैच्ड एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग। और दूसरे कोफैक्टर कौन से हैं आपके? कोऑर्गेनिक के, जिनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है। अब देखो एंजाइम की पूरी स्ट्रक्चर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोटीन, नॉन प्रोटीन। ठीक है। और उसमें से नॉन प्रोटीन में आपका है कोफैक्टर। कोफैक्टर को हमने फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में आपका एक्टिवेटर आया। अब ऑर्गेनिक में दो हैं, एक है आपका कोएंजाइम और दूसरा आपका है कोफैक्टर, सॉरी प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा कौन सा है आपका? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब कोफैक्टर भी कोएंजाइम भी सिमिलर है किसकी तरह? इनऑर्गेनिक की तरह, मतलब कोफैक्टर की तरह। ये भी आपका क्या होता है? डिटेचेबल होता है। ये भी क्या होता है आपका? डिटेचेबल होता है। टेम्पररी बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, लूजली बाउंडेड रहता है, डिटेचेबल होता है, टेम्पररी। और दीज आर द डेरिवेट्स ऑफ विटामिन। किसके डेरिवेट्स होते हैं ये? विटामिन के। आज के ग्रुप में किसी ने एमसीक्यू पूछा था। तो कोएंजाइम्स आर डेरिवेट्स ऑफ विटामिन, याद रख लेना। अगर किसी ने सुना है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर तो मैंने वहाँ बताया था। ठीक है। एनएडी कोएंजाइम है, तो मैंने कहा था हम ये एंजाइम के चैप्टर में पढ़ेंगे। एफएडी आपका एंजाइम है, इसमें निकोटीन आ जाता है। निकोटीन अमाइन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉर्म याद होगा आपको, जो हमने डाइन्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल में पढ़ा था। और फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो इसमें निकोटीन और इसमें जो फ्लेविन आ जाता है, ये दोनों के आपके कोएंजाइम से। कोएंजाइम्स आर द डेरिवेट्स ऑफ, मैं बोला विटामिन आर द डेरिवेट्स ऑफ कोएंजाइम्स। विटामिन क्या होती है आपकी? डेरिवेट्स होती हैं कोएंजाइम से। ठीक है। तो देख लो, तो हम आगे देख रहे हैं कि कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप दो में इनको हमने डिवाइड किया है, जिसमें से कोएंजाइम आर डेरिवेट ऑफ विटामिन। ठीक है, पहले बात कर ली हमने, जिसमें निकोटीन और फ्लेविन एनएडीएफएडी में से आ जाते हैं। और ये भी आपके इनऑर्गेनिक, अच्छा ये तो ऑर्गेनिक है, हमें पता है, बट इनका फंक्शन भी वही है कि सबस्ट्रेट को बाइंड कराते हैं। डिटेचेबल मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे ये मत समझना कि ये कह रहा है कि कोएंजाइम्स इनऑर्गेनिक है, नहीं, कोएंजाइम्स ऑर्गेनिक है। ये बोला कि बिहेव लाइक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, जो आपका कोफैक्टर की तरह बिहेव करते हैं, जो आपका जो है इनऑर्गेनिक है, वो बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। और लास्ट आ जाता है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या फर्क है कि ये डिटेचेबल थे, टेम्पररी बॉन्ड बना रहे थे, ये परमानेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? परमानेंटली अटैच होता है, और इसको आप डीअटैच, आप इसको बाद में रिमूव नहीं कर सकते हो। और ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। ये पूछा जाता है कि आपका कौन सा एंजाइम का ग्रुप है जो
परमानेंटली बाइंड हो जाता है, दैट्स अ कोफैक्टर। बाकी सारे सारे क्या हैं, डिटेचेबल हैं। तो दोबारा से मतलब यूँ समझो कि ये आपका एंजाइम है, ठीक है। इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन। नॉन प्रोटीन को हमने नाम दिया कोफैक्टर का, ठीक है। अच्छा, आप साथ साथ में ना अपनी मतलब बुक पे कॉपी पे लिख लिया करो, ठीक है। कोफैक्टर में से हमने दो बात की, इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में हमने बात की एक्टिवेटर्स की, और इनऑर्गेनिक में हमने बात की कोएंजाइम्स की, ठीक है। जो कोफैक्टर की तरह होते हैं, डिटेचेबल होते हैं आपके, ठीक है, लूजली बाउंड होते हैं, टेम्पररी बाइंड करते हैं, सिर्फ बाइंडिंग करता है सबस्ट्रेट और एक्टिव के साथ। और प्रोस्थेटिक ग्रुप, और दूसरा कौन सा था, प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो आपका परमानेंटली बाइंड हो जाता है एंजाइम के साथ। सो इट इज बाइंड कोवलेंटली एंड परमानेंटली, मैंने आपको बता दिया, इसको आप बाद में डिटेच नहीं कर सकते। एग्जांपल मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरीफेरेन फॉर क्लोरोफिल, ये वाली लाइन देखना। अब ये हम लोग पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स में, बट इसका हम जिक्र यहाँ पे कर लेते हैं। जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर होती है, उसका एक हेड होता है और फिर दूसरा टेल होता है, ठीक है। तो हेड और टेल, हेड में क्या होता है, हेड में उसकी चार पायरोल रिंग होती हैं। चार क्या होती है, पायरोल रिंग होती हैं। इसको आप डिटेल में ना जाए। पायरोल रिंग उसमें बोलते हैं जिसमें जो है ना नाइट्रोजन एज ए सेंट्रल एलिमेंट अटैच हो, और वो चारों के चारों पायरोल रिंग, एक दो, ठीक है, तीन चार, वो चारों के पायरोल रिंग वो होती है जिसमें नाइट्रोजन जो है ना एज ए सेंट्रल अटैचमेंट, वो चारों की चारों पायरोल रिंग मैग्नीशियम के साथ अटैच होती हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप की, जो परमानेंटली बाइंड होते हैं, जैसे मैग्नीशियम बाइंड होता है इसमें क्लोरोफिल की पोरीफेरन रिंग में, जो जिसका हेड है ना उसको हम पोरीफेरन बोलते हैं, ठीक है। मतलब मैं एक वर्ड भी नहीं चाहता जो आपका डाउट है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ही, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी जो है ना टॉपिक है क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर। तो पेरिफेरन बोलते हैं हम, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। तो हेड को पेरिफेरन बोलते हैं, उसमें पायरोल रिंग होती है। मैग्नीशियम का इसमें एग्जांपल दिया है कि कैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, ये बता रहा है कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन के साथ जो कोफैक्टर होता है, जब साथ में दोनों हो तो उसको होलो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब एक लास्ट चीज देख लें, पेप्सिन का हमने जिक्र किया, ठीक है, कि पेप्सिन आपका क्या है, कंप्लीटली प्रोटीन का बना होता है। पेप्सिन आपका कहाँ से सीक्रेट होता है, पेप्सिन आपका सीक्रेट होता है स्टमक से, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। स्टमक जो आपका गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं, वहाँ से आपका पेप्सिन आता है। बट कंडीशन ये है कि पेप्सिन आपका इनएक्टिव फॉर्म में आता है। किसमें आता है, इनएक्टिव फॉर्म में। पेप्सिन क्या आता है आपका, इनएक्टिव फॉर्म में आता है। उस इनएक्टिव फॉर्म का नाम क्या है, पेप्सिनोजिन। क्या नाम है, पेप्सिनोजिन, ठीक है। मतलब आपका पेप्सिन जब स्टार्च में सीक्रेट होता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसलिए रीजन होता है कि वो अपने ही सेल को कैटेलाइज कर लेता है, ठीक है। ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ोगे फर्स्ट में। तो उस इनएक्टिव फॉर्म का नाम क्या होता है, पेप्सिजिन, पेप्सोजिन। ये बाद में एक्टिव हो जाता है। इसको एक्टिव करने वाला कौन होता है, HCl। जब HCl से होता है ना, HCl एज ए काम करता है तो उसको एक्टिव करता है। तो जब वो एक्टिव फॉर्म में आता है तो हम उसको बोलते हैं पेप्सिन, ठीक है। और इनएक्टिव फॉर्म में उसको हम बोलते हैं पेप्सोजिन। और मैंने कहा इनएक्टिव फॉर्म में कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे ये सीक्रेट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं पेप्सोजिन। इनएक्टिविटी प्रेजेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसकी वजह से इनएक्टिव होता है, ठीक है। इसका यहाँ भी जिक्र है। तो वो एक्टिव साइड उसकी ब्लॉक की दी जाती है ना, ठीक है। तो HCl आता है, उस पॉलीपेप्टाइड को हटा देता है वहाँ से, और फिर ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है प्रोटेक्शन। थैंक यू गाइस। तो आज का हमने एग्जाम को इंट्रो में पढ़ा, इंशाल्लाह हम आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।